नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज फिर से बेहद खास मुद्दा है। मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से धुरी घूम रही है, बिहार की राजनीति में, वो अपने आप में न केवल सवाल लेकर आ रही है, बल्कि आने वाली परिस्थितियों के परिदृश्य क्या समीकरण बन सकते हैं, इसे लेकर भी चर्चाओं को खूब गर्म कर रही है। और यही वजह है कि इस वक्त बिहार में जो चल रहा है वो सिर्फ एक सवाल लिए हुए है कि राज्यसभा अगर चले नीतीश कुमार तो फिर बिहार की कमान होगी किसके हाथ में, क्योंकि इसे लेकर कि अगला सीएम कौन होगा, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बिहार की राजनीति भूचाल के दौर से गुजर रही है, जिसने 2 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता के शिखर पर बैठे एक चेहरे के भविष्य को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सत्ता की दिशा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो नेता जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा गया और कभी विरोधियों की तरफ से पलटू राम कहकर निशाना भी बनाया गया, राजनीतिक निशाना बनाया गया। अब वही नीतीश कुमार राज्यसभा की राह पर है और जैसे ही उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कल दाखिल किया, उसके बाद से ही पूरे बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या बिहार में अब नीतीश युग का खात्मा हो रहा है, और अगर हां तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। करीब 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का प्रभाव रहा है, लेकिन अब संकेत साफ है कि दिल्ली की राजनीति में उनकी नई भूमिका और पटना की सत्ता में नया चेहरा, दोनों की पटकथा लगभग तैयार हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 में से 243 में से 202 सीटों की प्रचंड जीत मिली थी, याद होगा आपको। और पहली बार अगर देखें तो बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि 2020 में भी नंबर्स थे, लेकिन बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लेकिन इस बार 2025 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 89 सीटें। और इसी के साथ सवाल खड़ा होने लगा, और बड़ा सवाल खड़ा होने लगा कि क्या बिहार में अब पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नाम कई घूम रहे हैं, कई चेहरों को लेकर स्पेकुलेशंस जारी है। यहां तक कहा जा रहा है कि निशांत भी बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं, लेकिन अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर चर्चा, मंथन, चिंतन जारी है। और यही वजह है कि जेडीयू विधान मंडल की जो बैठक थी, तमाम जो नेता थे उनकी बैठक शुरू हुई तो उस पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं आपके सामने। बड़ी और अहम खबर बिहार से आ रही है, जहां पर सीएम आवास पर एक अन्य मार्ग पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक अभी भी जारी है। शुरू हो चुकी थी 5 बजे, लेकिन अभी भी जारी है, जिसमें संजय झा, ललन सिंह समेत कई नेताओं की मौजूदगी है। जेडीयू विधायक, सांसद, एमएलसी बैठक में शामिल हुए हैं। बिहार की सियासत पर बड़े निर्णय, बड़े फैसले संभव हो सकते हैं। ये चर्चा हो रही है कि आखिर आगे अगर चलिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं जेडीयू नेता इस वक्त, आइए सीधे सुनते हैं उनको। राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। माननीय नीतीश कुमार जी के ने यह आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीज़ों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, वह हमारी पूंजी है, उस पूंजी के साथ हम खड़े रहेंगे। निशांत कुमार जी कल जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके स्वागत किया है। अब यह सवाल कि उन्होंने भाई निशांत कुमार पूरा प्रदेश घूमेंगे, और यह भी हुआ है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में जब आ जाएंगे, पूरी बात इसके लिए पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है
निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना, उससे कितने लोग अशांत हो जाएंगे, आगे आगे देखिए। अरे ये विधान, अरे भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था है सबको, तो जो भी वो फैसला लेंगे सांगठनिक का फैसला है ना। लेकिन निशांत कुमार का माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने इसको स्पष्टता के साथ कहा, करतल ध्वनि से मंत्री और विधायकों ने, संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण आज का जो बैठक का परिणाम है। बैठक में निशांत मौजूद थे? नहीं, निशांत मौजूद नहीं थे, लेकिन निशांत की आवाज जरूर मौजूद थी। एक डिप्टी सीएम रहेगा? नहीं, ये अरे सांगठनिक सरकार के गठन के संबंध में कोई बातचीत नहीं। कल कितने बजे लेंगे वो? अब इसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। इधर आइए तो। अरे नीचे वो तौर पर ये कह रहे हैं कि निशांत की एंट्री तो तय हो चुकी है। और आज क्योंकि जब नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे तो बहुत सारे विधायक वहां पर जो मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, कई बहुत ज्यादा भावुक हो गए, कईयों की आंखों में पानी आ गया। कुछ ये कहने लगे, कुछ भूख हड़ताल पर बैठ गए कि छोड़कर मत जाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि भले ही वो दिल्ली का रुख कर रहे हो, लेकिन बिहार को ना कभी भूले थे ना कभी भूलेंगे। सहयोग समर्थन हमेशा जारी रहेगा, बिहार को लेकर काम भी जारी रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो नीरज कुमार ने अभी महत्वपूर्ण बात कही कि निशांत का सक्रिय राजनीति में आना तय हो चुका है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज जो बैठक हो रही थी, अभी तुरंत खत्म हुई है, नीरज कुमार ने उसके बाद ही ये प्रतिक्रिया दी है कि निशांत क्यों नहीं इस बैठक में थे। तो साफ तौर पर कहा गया था क्योंकि उन्होंने जेडीयू की सदस्यता नहीं ली थी और ये जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, उसके विधायक, सांसद, पार्षद, उनकी ये बैठक थी। तो ऐसे में निशांत ने इस बैठक से दूरी बनाई। लेकिन नीरज कुमार ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि कल का दिन निशांत के जीवन के लिए नई सुबह लेकर आएगा। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो जाएगी जब कल वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और इसके साथ ही साथ वो प्रदेश का भ्रमण करेंगे। सवाल पूछा गया कि क्या डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि अभी सरकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्या होगा फॉर्मूला इस पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं कि नीतीश के बाद आखिर कौन होगा सीएम की कुर्सी का दावेदार। चर्चा शुरू करें उससे पहले, इस बैठक से पहले भी कई प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं आज के रणक्षेत्र की बड़ी बहस। नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा है कि आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता। ये तो तय होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। अच्छा, होली के दिन नीतीश कुमार जी परिवार के बीच जाते थे और उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया। होली के दिन तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं, अब तो दोस्तों को कंजर होते। सो कौन सा तूफान आ रहा था। राज्यसभा तो नीतीश जी के लिए कोई सीट खाली होती और कभी भी चले जा सकते थे। 3 महीने में ऐसा तो कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था। अंदर खाने कुछ और चल रहा था। क्या पहले ही स्क्रिप्ट लिख दिया था किसी एक विभीषण ने? आस्तीन के सांप लोग जिन्होंने पूरी 20 साल मलाई खाई और नीतीश कुमार जी की विदाई पहले वो कुछ और कहते थे, अभी कुछ और कह रहे हैं। अभी उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। जिस प्रकार से काम हुआ है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आगे भी मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा बिहार को। राज्यसभा में वो बिहार के मुद्दे उठाते रहेंगे। हर तरीके से बिहार का विकास का जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल जरूरत है और राजनीति में जितने भी युवा हैं, राजनीति के लिए बेहतर रहेगा, लोकतंत्र के लिए बेहतर रहेगा। देखिए, विपक्ष की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ। उसको लेना देना नहीं, वो अपना अलग हूँ और मैं अलग हूँ। मैं अपने नेता को नीतीश कुमार से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आस्था रखता हूँ
उनके कार्यों को देखकर हम लोग सीखने का काम करते हैं। उनका काम करने का तौर तरीका पूरे बिहार के समाज को पसंद है। जो पूरा बिहार तड़प रहा है, पूरे बिहार तड़प रहा है, वो नहीं चाहता है कि जनाब। तो नीतीश कुमार से जो संबंध रखते हैं, जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए रहे हैं, वो बहुत भावुक हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश का जाना दुख की घड़ी तो है, लेकिन फिर भी जैसा कि अभी नीतीश कुमार भी ये कह के गए कि अब नया युग है, नई तरीके से युवाओं की एंट्री, और इस युवा में निशांत की एंट्री, ये एंट्री क्या कुछ कहेगी, सीएम की कुर्सी का दावेदार कौन होगा। आइए तमाम सवाल और इन सवालों के जवाब लेने के लिए आज का पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश पोद्दार साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ आरजेडी का पक्ष रखेंगे शाहान परवेज साहब। हमारे साथ इस वक्त मैं देख रही हूँ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं शैलेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप भी जुड़ गए हैं। जेडीयू से भी अभी बहुत जल्द हमारे साथ गेस्ट जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से माफ कीजिएगा, बीजेपी से राकेश पोद्दार साहब हमारे साथ हैं। ठीक है, नाम थोड़ा प्लीज सही कर लीजिएगा। प्रेम के पास सबसे पहले मैं जरा चलना चाहती हूँ। प्रेम, जेडीयू ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं। प्रेम, हम सुबह से ही देख रहे थे जो वहां पे कार्यकर्ता थे, कोई धरने पर बैठ गया, कोई भूख हड़ताल की बात कर रहा है, किसी के आंसू नहीं थम रहे हैं। अब विधान मंडल की जो बैठक थी वो खत्म हुई, और खत्म होते ही नीरज कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार इस बैठक में लोगों को देख के भावुक जरूर हुए थे, भावुक पल था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये साथ कभी छूटेगा नहीं, भले ही वो दिल्ली जा रहे हों। और इन सब के बीच निशांत की एंट्री का तय हो जाना। प्रेम, देखिए, निश्चित तौर पर अभी मैं एक अन्य मार्ग पर हूँ, मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने हूँ। विधायकों का निकलने का जो सिलसिला है, जो है नेता उनका शुरू हो चुका है। आपको बता दें, आज की बैठक में निशांत खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन एक तरह से एक चीज साफ हो गई है कि निशांत अब पॉलिटिकली इन कर चुके हैं। अभी जो नेता निकल कर आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे, और अब जो है जेडीयू की बागडोर भी निशांत के हाथ में होगी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नीरज कुमार कह रहे थे, नीरज कुमार ने अभी ठीक कहा है कि निशांत अब जेडीयू को लीड करेंगे। इससे एक बात साफ मैसेज है कि जेडीयू की कमान निशांत यानी नीतीश कुमार के बेटे के हाथ में होगी। आज जो बैठक के दौरान चीजें आई है वो काफी सोच विचार करने वाली, क्योंकि पूरा इमोशनल सीन अंदर देखने को मिला। बैठक के दौरान विधायक जो है वो नाराज होते नजर आए, कुछ के आंखों से आंसू भी निकल गए, कह रहे थे कि आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है आज अंदर बैठक के दौरान हुई है। इसमें नीतीश कुमार ने जो कहा वो मैं जिक्र कर देता हूं। नीतीश कुमार ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम राज्यसभा जा रहे हैं, हमारी नजर बिहार पर बनी रहेगी, आप लोगों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने यह बताने की कोशिश की है कि हम साथ हैं, हम अगर राज्यसभा भी जाते हैं तो बिहार के आप लोगों को मतलब जो नेता है, इस पर कोई मंथन हो पाया या नहीं हो पाया। प्रेम, क्या आप अपने सवाल साथ तो रहेगा, लेकिन सीएम की कुर्सी किसकी रहेगी, सीएम की कुर्सी पर कौन रहेगा, इस पर कोई चिंतन मंथन हो पाया? देखिए, अभी तक ये कुछ साफ नहीं हो पाया है। आज जो बातें हो रही थी बस इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए एक ये बताने की कोशिश की, तमाम जो रूठे हुए विधायक थे, जो रूठे हुए नेता थे, जेडीयू के संगठन के नेता जो नाराज चल रहे थे इस फैसले को लेकर, उन सबको एक टेबल पर लाया गया, बातचीत की गई। बातचीत करके जो चीजें हैं उसको क्लियर किया गया। ये बताया गया कि आगे इन लोगों को मतलब साथ नीतीश कुमार का, भले ही नीतीश कुमार दिल्ली चले जाए, लेकिन नीतीश कुमार का साथ तमाम नेताओं के साथ। सबसे पहले जो कार्यकर्ता हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, उनका जो एक समर्थन है साथ है उसको जोड़ कर रखना जरूरी है, और यही बातें आज की बैठक में नहीं। लेकिन सीधे से अब राकेश जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा ये हो रही है कि क्या बिहार में अब बीजेपी युग की शुरुआत होगी। अगर नीतीश युग का खात्मा हो रहा है तो क्या बीजेपी युग की शुरुआत होने वाली है? देखिए लवानी जी, बीजेपी युग नहीं, एनडीए युग का शुरुआत था, शुरुआत रहेगा। जब तक बिहार में विकास होगी, विकसित बिहार बनेगा, तो एनडीए का ही शुरुआत है। और मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से जानिए कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके नेतृत्व में बिहार विकास हुआ, विकसित हुआ लगातार। और जंगल राज जो खत्म करने का काम नीतीश कुमार किया, जिनके नाम से सुशासन के नाम से जाने जाते थे, विकसित के नाम से जाने जाते थे, जीरो टॉलरेंस के नाम से जाने जाते थे, महिलाओं के लिए किस प्रकार उन्होंने उत्थान किया, बिहार के अंदर आरक्षण देकर 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी में लाने का काम किया,
किया, जो महिलाएं पुलिस बनी, जीविका के माध्यम से महिलाओं को जो ना पहले तो साइकिल देने का काम किया, छात्रवृत्ति योजना लाने का, वो सब ठीक है, ये तो सबने देख लिया। 2 दशक तक अगर नीतीश कुमार वहां रहे और जंगल राज के बाद अगर सुशासन बाबू का सम्मान उन्हें दिया गया तो काम की बदौलत ही दिया गया, लेकिन अब वही नीतीश कुमार अगर दिल्ली चल दिए हैं तो कुर्सी पर तो वही चेहरा होगा जो नीतीश कुमार के समकक्ष से, मतलब उनकी क्वालिटी को एकदम पूरी तरीके से, उनके विकास का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया उसी जोर शोर के साथ आगे बढ़ाकर ले चले। तो क्या ऐसे में जेडीयू से ही कोई चेहरा होगा या बीजेपी कुछ सोच रही है, जैसा कि विरोधी लगातार ये आरोप लगा भी रहे हैं कि आपने हाईजैक कर लिया, अगला लक्ष्य आपका जेडीयू का खात्मा करना है? देखिए, किसी को कोई खात्मा नहीं करता, पहला नंबर। और नीतीश कुमार जी के साथ आज हमारा आज का संबंध नहीं है। लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस संबंध को बनाए, एनडीए गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी ने, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने, शरद यादव जी लोगों ने बनाया एनडीए गठबंधन, उस गठबंधन का। और मैं एक बात, बहुत पुरानी बात करना चाहता हूं, यही लालू प्रसाद यादव जी थे कि लोकसभा के अंदर जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की जंगल राज की बात रखी लोकसभा के अंदर, तो लालू प्रसाद यादव जी ने विरोध किया। और उसके साथ साथ वहां पे कुछ नेता बैठे थे जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, वो लोग के सारे लोगों ने विरोध किया कि जंगल राज की बात लोकसभा में नहीं होगी। उस समय में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, देवगौड़ा जी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी बिहार की बात, जंगल राज की बात लोकसभा में लाते हैं, इस बात की होनी चाहिए, लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 लोगों को त्याग किया इस देश के लिए। एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेजा और नीतीश कुमार जी को विकास के नाम से, विकसित के नाम से इनको जो बिहार भेजना, जिस प्रकार उन्होंने रेलवे में काम करके दिखाया, एग्रीकल्चर में काम करके दिखाया लगातार, और चाहे अरे भाई साहब ये सबने देखा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अधूरा रह गया, मेरा सवाल अभी भी अधूरा रह गया। आप पर आरोप लग रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने जो किया, विकास पुरुष वो कहे जाते हैं, तो काम दिख रहा है, लेकिन अभी तो आप पर आरोप लग रहा है ना, बीजेपी पर आरोप लग रहा है। उस आरोप को किस तरह से आप ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। शान परवेज साहब, आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज स्पष्ट है, जेडीयू, हाँ ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए, 30 सेकंड में पूरा कीजिए। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा सदन में, बिहार सदन में, कि मैं सभी सदन का नेता रहा हूं, मेरी इच्छा ही जयप्रकाश नारायण जी की इच्छा भी थी कि राजनीति, संपूर्ण राजनीति हो, संपूर्ण राजनीति क्रांति हो। अगर मैं सभी सदनों में चला जाता हूं तो जयप्रकाश नारायण जी की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया, उनका बयान है, नीतीश कुमार जी का बयान है। साहब वो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की तरफ से बार बार प्रतिक्रियाओं का जो दौर है, उसमें साफ तौर पर बीजेपी को घेरने की ये कवायद क्यों आपने शुरू की है? भाई ये नीतीश कुमार का डिसीजन है, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जेडीयू को हाईजैक कर लेगी, जैसा कि रिएक्शंस आ भी रहे हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव साहब कह रहे हैं कि दूल्हा कोई और था, शादी में फेरे किसी और से लगवा दिए। शान साहब क्यों लग रहा है आप लोगों को ऐसा? राकेश जी, शान साहब को आप बोले दीजिए प्लीज। ठीक है, एक अंतिम उम्मीद थी, एक अन्य मार्ग पे उनके विधानमंडल और विधायकों। राकेश जी अब सुन लीजिए, शान साहब को सुनिए। राकेश जी ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कुछ निर्णय निकलेगा और शायद ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनता दल यूनाइटेड में जो स्लीपर सेल बैठाए गए हैं, आज वैसे लोगों का से सवाल पूछा जाएगा और वैसे लोगों की छुट्टी की जाएगी और जनता दल यूनाइटेड दोबारा रिवाइव करेगा और जनता दल यूनाइटेड अपने अस्तित्व की लड़ाई आज दोबारा शायद लड़ेगा। मगर शायद ये जिसको मीडिया में भूंजा पार्टी या भूंजा गैंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इम्प्लांटेड स्लीपर सेल जो जनता दल यूनाइटेड ने बैठाए गए हैं, उनकी पूर्ण रूप से जीत हुई है। और जिस तरह से आस्तीन के सांप ने आज नीतीश कुमार जी का निपटारा कर दिया है, ये वही नीतीश कुमार जी हैं, लावनी जी, जिसको हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवारी दे दिया था। और ये एक समय में ऐसे थे कि ये माने जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष में और उनके चेहरे के पैरेलल देश में कोई दूसरा चेहरा अगर प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे अगर आ रहा है कोई, तो वो माननीय नीतीश कुमार जी कभी आ रहे थे। और पूरा बिहार उस समय गौरव के साथ जी रहा था और राष्ट्रीय जनता दल ने लेकिन अगर नीतीश कुमार जी को आप पर इतना भरोसा होता तो फिर तो आपको ऑफर स्वीकार कर लिया होता ना। उन्होंने ऑफर तो स्वीकार नहीं किया था। नहीं, हम लोगों ने सुनिए, देखिए आपको नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं पैदा कीजिए। क्या कंफ्यूजन? हमारे नेता माननीय लालू यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
नीतीश कुमार जी को इंडिया ब्लॉक का नेता और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कुछ बार्गेन रह गई थी कांग्रेस के साथ में, वो कांग्रेस का मामला था। मगर हमारे नेता माननीय लालू यादव जी ने उसमें भी स्पष्ट कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष दूसरा कोई चेहरा अगर देश में कोई खड़ा हो सकता है, मेरा सवाल मैं आपकी तो बात सुन मैं समझ गई, वो चीजें हमें भी याद है, लेकिन सवाल यही था ना कि ऑफर ठुकराया नीतीश कुमार ने, ऑफर ठुकराया और उन्होंने उस वक्त एक टिप्पणी की थी, आपने अपनी बात तो याद रखी, लेकिन नीतीश कुमार साहब ने क्या कहा था, दोबारा गलती नहीं करूंगा। आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं बहुत अरे साहब, तो हम आपको खाली इतिहास का कुछ अंश आप मत पढ़िए ना, पढ़िए तो फिर पूरा पढ़िए, आधा चैप्टर अगर आप सुनाएंगे और आधा छोड़ देंगे तो फिर तो ये सेलेक्टिव राजनीति हो गई ना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आरजेडी की तरफ से ऑफर था, लेकिन ऑफर ठुकराया गया नीतीश कुमार की तरफ से। ठीक है, हमें ठुकराया नहीं गया, मैं यही बोल रहा हूं कि जब एक समय नरेंद्र मोदी जी को जब उनके चेहरे को दावेदारी, उनके चेहरे को चुनौती दी गई, वो चेहरा नीतीश कुमार जी का था, और वो समय केवल 2024, बहुत समय 10-20 साल पहले का बात नहीं बोल रहा हूं, 2024 सिर्फ 2 साल पहले। आज स्थिति ये बनी कि उसी षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गिरोह और गैंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्लीपर सेल के द्वारा बैठाकर आज जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से दीमक की नीतीश तरह कुमार को बच्चा समझते हैं क्या? 10 बार मुख्यमंत्री, 2 दशक तक अगर वो वहां पर रहे, आपके जंगल राज को चुनौती दी सुशासन बाबू और विकास पुरुष बनकर, तो वो कोई बच्चा राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक वेटरन है। और नीतीश कुमार जब भी अपना कदम उठाते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे उनके आसपास के लोगों को भी नहीं पता चल पाता, वो इतने वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी, आप लोगों ने स्लीप नहीं हुई कंप्लीट। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड में। शैलेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। खत्म हो गई, समाप्त होगी, स्वाहा हो गया। दूसरी बात, अब जब आप आएंगे तो आप जब देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये षड्यंत्र रच के और पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया। चलिए, आप तो हम लोगों को कहेंगे कि विपक्ष पहले से बोल रहा था, विपक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं था। जब इस बात पे मोहर लग गया तो ये एक एक आंसू जो सड़क पर गिर रहे थे, कि आज भी गिरे, कोई भूख हड़ताल पर चला गया, कोई छाती पटक पटक के रो रहा था, कोई जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बर्तन फेंक रहा था। तो ये कौन लोग थे? ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। इसमें कोई दूसरे लोग नहीं। तो आपने जिस प्रकार से दावेदारी जनता दल यूनाइटेड के साथ किया है, नीतीश कुमार जी की पूरी लेजेसी के साथ आपने दगाबाजी। अरे नीतीश कुमार जी की लेगेसी को ही तो वो आगे बढ़ाने के लिए वो काम बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी की लेगेसी के साथ अरे खाने चले तेजस्वी प्रसाद पूजा, हमें समझाने तो पूजा, तुम्हें भेज दिया जाएगा थे उनके घोटाले बिहार में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से बिहार की सरकार को हाईजैक कर दिया, जबरदस्ती मुख्यमंत्री को जो आपने किया, IRCTC का घोटाला किया, भूजा खिलाएगा जनता, लगातार खिला रही है, चिंता मत कीजिए। भूजा पार्टी में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता रहेगा। आज भी नीतीश कुमार जी ने जैसे जैसे लोगों को मैं याद दिलाने लगूंगा, राज्यसभा जाऊंगा, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? इस मुद्दे पे बात करेंगे। ये बताइए, आपकी पार्टी की क्या भूमिका है, आपकी पार्टी का क्या योगदान है, आपकी पार्टी का यही चरित्र है कि आपने जितने सहयोगी दलों का साथ दिया, उसके साथ दगाबाजी की, उसके जनाधार को हथियार लिया, उसके नेताओं को बलि चढ़ा दिया। ये आपका चाल चरित्र ऐसा रहा है। चाल चरित्र की बात हो रही है, चाल चरित्र, ठीक है। शैलेंद्र सिंह जी, ठीक है, फिर कर दूंगी आप लोगों को एक फेस ऑफ और दे दूंगी, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। शैलेंद्र सिंह जी के पास प्लीज जाने दीजिए मुझे। शैलेंद्र जी, ये देखिए, ये चाल चरित्र की बात हो रही है। हर पार्टी एक दूसरे पर यही बड़ा आरोप लगाती है, भाई तुम्हारी चाल चरित्र ऐसी है, हमारी चाल चरित्र ऐसी, लेकिन यहाँ पर बिहार की चाल चरित्र की बात हो रही है। और बिहार में जब राजनीतिक चाल चरित्र की बात होती है तो उसमें सिर्फ एक महत्वपूर्ण निर्णायक होता है, वो होती है वहां की जनता, जनता का जनादेश, वो जनादेश जो विश्वास और विश्वसनीयता पर टिका होता है। आज नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं, ये उनका निर्णय है,
ये स्वयं का निर्णय है। जेडीयू के बाद जेडीयू से चेहरा होगा, बीजेपी से चेहरा होगा, इस पर मंथन बाकी है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बीजेपी ही पार्टियों को तोड़ती है, बीजेपी अपने सहयोगियों को हाईजैक कर लेती है, क्या ये कहना सही होगा? ये आरोप सही होगा? लावनी, अगर बात करें नीतीश कुमार जी की तो 47 साल के राजनीति में चाल चरित्र चेहरा का अगर कोई मिसाल है तो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के जो विरोधी हैं वो भी नीतीश जी को चाल चरित्र चेहरा के मामले में समझते हैं कि वो कितने बड़े ईमानदार हैं। और आज चाल चरित्र चेहरे की बात वो लोग कर रहे हैं जो घोटालों के सरताज हैं। और मैं नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी के सच्चे समाजवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया। और नीतीश कुमार जी ने कभी भी धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति नहीं करी, लेकिन जिस तथाकथित अल्पसंख्यक समाज पर उन्होंने भरोसा करके और उनके विकास के काम को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने भी उनको चुनाव में वोट नहीं दिया। नहीं तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अगर कोई राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी होती विधानसभा में तो नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी होती। तो आप समझ सकते हैं कि ये जेडीयू जी। चलिए, मुझे लगता है शायद शालिनी जी से संपर्क टूटा है, लेकिन यहाँ जल्दी से जरा प्रेम आपके पास आ रही हूँ। यहाँ तो एक बात तो तय हो चुकी है कि जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में अब फॉर्मूले को लेकर, चेहरे को लेकर बहुत तेजी के साथ मंथन शुरू हो जाएगा। लेकिन निशांत की एंट्री सीएम की कुर्सी से पहले क्या डेप्यूटी सीएम, इसकी तैयारी हो चुकी है? ये बड़ा सवाल है। प्रेम, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर तो सस्पेंस है, लेकिन डेप्यूटी सीएम को लेकर जो सुखबुकाहट है, निशांत की एंट्री क्या उसी ओर संकेत कर रही है? देखिए, एक चीज तो साफ हो चुका है कि निशांत कल आधिकारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता लेंगे। इस बात को लेकर संशय है कि किस रूप में उनको कौन सा जगह दिया जाता है, किस जगह पे उनको मौका मिलता है काम करने का। लेकिन एक बात साफ है कि जेडीयू की सदस्यता लेंगे। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक अन्य मार्ग पर वो सीएम हाउस के सामने नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी है। और जो चीजें हैं, जो रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, उसमें साफ है कि अब जाकर लोग, मतलब जो नेता है, उन्होंने स्वीकार लिया कि ठीक है, नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं, राज्यसभा जाते हैं, तो निशांत अगर यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं तो वो उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, निशांत को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर माहौल एक कड़े मार्ग का बहुत रश वाला बना हुआ है। 2 दिनों से लगातार इस तरह की हलचल है। और आपने जो सवाल किया, मुख्यमंत्री कौन, डेप्यूटी सीएम कौन, अब इस पर मंथन तेज होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल ये साफ हो जाएगा कि निशांत कल सदस्यता लेंगे, उनको बड़ी भूमिका में जो है देखने को मिलेगा जेडीयू के तमाम नेताओं को। ऐसे भी निशांत को लेकर एक बात है कि अब तक वो इन चीजों से दूर रहे, पॉलिटिक्स से दूर रहे, राजनीतिक गलियारे से भी दूर रहे, लोगों के बीच भी नहीं, मीडिया के सामने भी ज्यादा नहीं रहते। आज की बैठक में भी मौजूद नहीं रहे। खैर, आज की बैठक में मौजूद नहीं रहने का ये कारण है कि जो जेडीयू के सदस्य हैं वो तमाम लोग थे, तमाम देखिए बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री खुद थे। बिल्कुल, और इसीलिए कल जब वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो फिर वो जेडीयू का भी हिस्सा हो जाएंगे और इसी के साथ सक्रिय राजनीति की पटकथा भी लिख दी जाएगी। लेकिन शाहन, बड़ा सीधा सा सवाल है, एक अगर एनडीए गठबंधन में ये परिस्थिति बनती है कि सीएम की कुर्सी किसके पास होगी, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, तो ये तो उनके गठबंधन की बात है। या फिर आरजेडी इस मौके की तलाश में है कि इसी सवाल के साथ एनडीए में टूट होगी और इसका फायदा आरजेडी उठाएगी, और इसीलिए आप लोगों की तरफ से रिएक्शंस का जो का दौर है, बयानों की जो बाढ़ है, वो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। देखिए लावनी जी, देखिए आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है कि बीजेपी, मेरी चिंता नहीं है, सवाल है साहब, तो बीजेपी को कुछ मेरी चिंता नहीं है, सवाल है बस। देखिए, मगर ये हमारे और आपके सोचने से कहीं ज्यादा होता है और महत्व होता है कि बिहार की जनता ने किस चेहरे को वोट करा। और आज ये जो सगुफेबाजी की जा रही है और जो ढिढोरा पीटा जा रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया पहल है, बहुत सकारात्मक पहल है, निशांत जी की राजनीति शुरू हो रही है, होने दीजिए, स्वागत होना चाहिए। मैं भी स्वागत करता हूँ, हमारी पार्टी भी स्वागत करती है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने पहले भी कहा था कि निशांत जी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए और सभी नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि क्या निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर डिप्टी मुख्यमंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना, क्या ये फायदे का सौदा है? दूसरी बात कि अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद को छोड़कर कोई राज्यसभा, कोई जीवन में आज तक कोई भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी भी कोई मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने की बात करता हो, क्या राज्यसभा गया हो? अब आप इसको प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है नीतीश कुमार जी के लिए, या बहुत बड़ा सम्मान की बात है नीतीश कुमार जी के लिए? सम्मान नहीं है। आपके मीडिया में कहने से या हमारे मीडिया में कहने से ये गलत को सही नहीं किया जा सकता। बिहार की जनता सक्षम है और राजनीतिक रूप से इनकी सब लोगों को इतनी समझ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किए हैं, जो तांडव किया है, जो ड्रामा यहाँ बिहार के अंदर किया है, क्या किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी राजनेता को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आगे का राजनीतिक भविष्य स्वयं तय कर सके? अगर वो स्वयं तय करता है तो क्या उसके ऊपर और उसकी सहयोगियों के ऊपर आप आरोप लगाना शुरू कर देंगे? देखिए, नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत पोलाइटली आज आपको बता रहा हूँ कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ तो आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं, मैं ये कामना करूंगा कि आप इससे बड़ी कुर्सी पर जाएं, आप इसके ऊंचे ओहदे पर चले जाएं। मगर जिस दिन आपको अगर ये बताया जाएगा कि आपका डिमोशन होने के बाद आपको बताया जाएगा कि नहीं, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ और ये बहुत बढ़िया पहल है, तो मेरे जैसे आपके जैसे शुभचिंतक जो होंगे वो इस बात का क्रिटिसाइज करेंगे, भले जो चमचे होंगे वो ताली बजाते रहेंगे। पार करके केंद्र की सियासत में जाना, आज सवाल ये सीमाएं पार करना अपमान कैसे हो जाएगा, ये डिग्रेड होना कैसे हो जाएगा? राकेश पोद्दार जी ये आरोप लगा रहे हैं। मैडम मैं 10 सेकंड अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए, 20 सेकंड पूरा कर लीजिए। एक बात बता रहा हूँ आपको, 1 सेकंड रुक जाइए राकेश जी, 20 सेकंड पूरा कर लीजिए। ये देश देख रहा है कि जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मोहरे हैं, जो चाल है, वो चाल ने भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से राज्यसभा भेजने का काम किया और उनके बेटे को मुख्यमंत्री ना बनाकर डिप्टी मुख्यमंत्री बनाना, उप मुख्यमंत्री बनाना, ये कहीं से कोई फायदे की सौदा नहीं है। आप इसको मीडिया में जो कह लीजिए, 2-4 पॉलिटिकल एक्सपर्ट को बैठाकर, 2-4 प्रवक्ताओं को बैठाकर या बड़े बड़े हेडलाइंस में आप रंगीन करके इसको जितनी बड़ी अचीवमेंट दिखा दे, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये बिहार के लोग समझते हैं, जानते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है राकेश जी जवाब मैं अभी कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है राकेश जी, सब जवाब ले लेते हैं, बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। शान साहब जवाब दीजिए राकेश जी। अभी आपके ब्यूरो चीफ बिहार ने दिखाने का काम किया, प्रेम कश्यप ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने सभी विधायकों की बैठक ली। विधायक के बैठक में स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी ने कहा मैं राज्यसभा जा रहा हूं। इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा भैया? नीतीश कुमार की मानसिकता पे आप सवाल उठाते थे, राबड़ी देवी जी आप सवाल उठाती थी, और आज आप कह रहे हैं, तो यहां तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार खटा रहा थे। आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और बाकी रही राज्यसभा की बात, नीतीश कुमार राज्यसभा बिहार से जा रहे हैं, तमिलनाडु तेलंगाना तमिलनाडु से नहीं जा रहे हैं, केरल से नहीं जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं। बिहार से काम करेंगे। और जान लीजिए स्पष्ट रूप से, नीतीश कुमार जी जयप्रकाश नारायण जी के सच्चे भक्त थे, जो इंडिया कांग्रेस के साथ विरोध। अरे भाई एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा, आप समझ लीजिए बात को। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी के जो आज उनका बंटाधार किया गया है, उस बंटाधार का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम लोग तो कहते थे कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मोहर तो आप लगाए उनसे कुर्सी छीनकर, और हम लोगों की बात पे मोहर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अभी अस्वस्थ है, और आपने कुर्सी क्यों छीनी मुख्यमंत्री से? अगर वो स्वस्थ है तो बैठने दीजिए उनको। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राज्यसभा जाए, लोकसभा जाए, एनडीए गठबंधन को 13 वोट जनता ने वोट दिया, तो चिंता प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी और आपने उनसे मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन लिया। तो बिहार की जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से दिल्ली से बिहार को कंट्रोल किया जा रहा है और रिमोट से बिहार को चलाया जाएगा। ये बिहार कभी भी स्वीकार नहीं करेगा पोद्दार जी। बिहार रिमोट से नहीं चलेगा, बिहार रिमोट से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिहार रिमोट से। रिमोट से नहीं चला सकता, ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना आरजेडी, ना कांग्रेस। बिहार की जनता रिमोट से नहीं चलती है। आप जो बात कह रहे हैं आपको भी सोचना होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में रिमोट लेके बिहार
बिहार की जनता को नहीं चला सकती है। जनता का अपना निर्णय होता है और जनता का कुछ निर्णय है। अब स्वीकार्यता पर ये निश्चित रूप से चर्चा, मैं इस बात को, आपकी बात को ही आगे लेके जा रही हूं कि वाकई अब स्वीकार्यता पर सवाल उठेगा कि अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो नीतीश के बाद जो कोई भी होगा उसके साथ क्या बिहार की जनता वो स्वीकार्यता, वो स्वीकार करने की जो क्षमता है वो दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी। ये बहुत टफ चैलेंज होने वाला है शैलेंद्र जी, क्योंकि अगर शैलेंद्र जी मैं आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि अगर बीते 35 सालों से देखें, 1990 से अगर उठाकर देख ले, आ रही हूं राकेश जी, प्लीज शैलेंद्र जी के पास जाने दीजिए, आ रही हूं। आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, थोड़ा सा विश्लेषण भी जो जनता सुनना चाहती है जरा 2 मिनट उनको देने दीजिए। 1990 के बाद से अगर देखें, मतलब अगर टोटलिटी में 35 साल अगर देख ले तो केवल 2 युग, एक लालू युग, एक नीतीश युग, और दोनों की तरफ से अभी देखिए शान साहब भी बैठकर जेपीजी का लगातार वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे लेकर आगे बढ़ा गया। लेकिन अब सवाल बड़ा खड़ा होगा कि ये जो कुर्सी खाली हो रही है वो उस आइडियोलॉजी पर यानी सामाजिक समता पर आधारित होगी या फिर जातिगत वर्चस्व पर, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता तो 1990 के बाद से रुक चुकी है। तो अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शैलेंद्र जी। लावनी जी, जो आपने बोला कि क्या इम्पैक्ट होगा और क्या चीजें होंगी और नीतीश कुमार जी का क्या प्रभाव रहेगा, तो आप ये समझ लें कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही बनने वाला है, इसलिए बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने एक शब्द सुना, एक प्रवक्ता बोल रहे थे फायदे का सौदा। नीतीश कुमार जी की राजनीति और लालू प्रसाद जी की राजनीति का बड़ा फर्क रहा कि कभी भी जो लालू प्रसाद जी का गठबंधन था वो फायदे का सौदा, बिहार को एक बाजार समझा और अपना फायदे का सौदा वहां करते रहा। लेकिन एनडीए जो है आप देखेंगे कि कभी फायदे का सौदा पे नहीं चला। कैसे 6 बार अगर ज्यादा विधायक थे बीजेपी के, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मौका दिया। और नहीं, मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शाहान जी, आप सुनिए, मैं आपको शान जी, आपने भी तो अभी आप ही लोग तो पॉलिटिकल फायदे की बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने बात बता दी, आगे बढ़ा दी, तो ये तो सच बताया उन्होंने। पॉलिटिकल फायदा किसने उठाया, ये भी तो सच था ना। फायदे का सौदा करने वाले लोगों को एनडीए में जो नीतीश कुमार का सिद्धांत है वो समझ में नहीं आ रहा। मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं आप, लोहिया की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के जो फायदे का सौदा समझने वाले लोगों को नीतीश कुमार की बात समझ में नहीं आएगी। नीतीश कुमार जी एक और नेता हैं जो उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं राज्यसभा का भी मेंबर बनूं। और आज शाहान जी, आप बीच में बोल करके अपने तहजीब का परिचय न दें, आप तहजीब का परिचय न दें। मैं बोल रहा हूँ ना कि फायदे का सौदा शब्द आपने क्यों बोला? समाजवादी विचारधारा को तो वैसे ही बिहार की जनता समझ रही थी कि कौन समाजवाद के साथ चल रहा है और कौन परिवारवाद के साथ चल रहा है। यहाँ बैठकर आप उनको धमकी दे रहे हैं, आप फिर से अपना वही जंगल राज यहाँ टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं आप बैठ के। आपको जनता ने दिखा दिया कि समाजवाद का क्या होता है और परिवारवाद करने वालों का क्या हश्र होता है। कम से कम शान साहब, ठीक है, एक सेकंड शैलेंद्र जी, शान साहब आरोप लगाइए, खूब आरोप लगाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि जनता ने जवाब आपको दिया है। यहाँ किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने या बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया जवाब, आपको बिहार की जनता ने दिया था। बिहार की जनता ने जवाब दिया था। शान साहब, भूल गए आप लोग? यही धमकी की सरकार थी जो हम लोगों को धमकी दिया करते थे और आज भी आप धमकी दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त और जंगल राज को अरे यार, एप्स्टीन फाइल वाले हमको बताएंगे सत्ता कैसे चलता है। नहीं, सत्ता कैसे चलता है वो तो हम लोगों ने, तुम्हारे मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, जंगल राज जहां मानवता शर्मसार होती है। अरे शान साहब, अभी आप भूल गए कि आप शान साहब, एक सेकंड शैलेंद्र जी, एक सेकंड शान साहब देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, पूरा सुना, आपकी बातों को आगे लेकर गई, लेकिन आप यहाँ बैठकर अगर किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट को ये कहेंगे कि वो अपनी राय नहीं रखे, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन जाए, तो ये गलत है। यही अप्रोच है। नीतीश कुमार अगर निर्णय ले तो वो बीजेपी करवाती है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अगर अपनी राय रखे तो वो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते हैं। मैं सवाल पूछो तो मैं बीजेपी का पक्ष रखने लगती हूँ,
हैं और यहाँ पर आप एप्स्टीन की बात कर रहे हैं और आपके खुद के मुखिया किस तरीके से जेल और सजा याफ्ता है ये आप भूल जाते हैं। सजा याफ्ता कौन है, सजा याफ्ता कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है, दुनिया जानती है। और बड़ा सीधा सा सवाल था, समाजवाद की बात करने वालों को सबसे पहले अपने आईने पर लगी हुई धूल को साफ करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुंह में समाजवाद रखते हैं लेकिन नियत में परिवारवाद रखते हैं। आप अपने गिरबान में झांकिए, आपने एक उंगली उठाई, 4 उंगली आपकी तरफ है। आपको अधिकार है कि आप बीजेपी या जेडीयू पर खूब सवाल करें, लेकिन जनता के जनादेश का अपमान करें, यह अधिकार आपको बिहार की जनता नहीं देती और वो जनादेश था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन अगला आने वाला समय बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद खास होने वाला है और यह खास समय किस तरीके से बिहार के पूरे परिदृश्य को बदलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।